Recording in progress. गुड इवनिंग ज्योति मैम। Hi, sir. Good evening. मैम टुडे विल बी आपने सेम बहुत फॉर ही यू। भारी वाला पेपर बनाया है इस बार। हाँ, कैन यू हियर मी? यस यस टोटली, बहुत हाँ, भारी मैंने वाला कहा पेपर बना। बहुत खतरनाक भारी, मतलब दिमाग के एकदम चक्षु को ना एकदम चक्र एकदम अलाइन टू सिक्स सेंस रख के लिखना हो रहा है। तो कैसा लग रहा है? काफी अच्छा पेपर है। 2024 अच्छा है 25 के पेपर वन में आज। हाँ, पेपर वन क्या? मैंने कहा कि मैं पेपर वन आज खत्म करके अपलोड कर दूंगी पीडीएफ। यस, वही सेम रहेगा मैम आज के लिए भी। टिल अच्छा अच्छा 10 तो टिल 10 स्टे विद हाँ, अस एंड आफ्टर मैं 10। टिल 10 हाँ आऊंगी। हाँ, तो ये जो 2 दिन के रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं सैटरडे नहीं, सैटरडे तो जन्माष्टमी है, बट संडे बैठ के मैं इवनिंग को सुनूंगी कि आप लोगों ने कैसे पेपर सॉल्व करा है। मैम बिफोर संडे पेपर 2 की आंसर शीट चाहिए मुझे। बिफोर संडे? हाँ, हम्म बिफोर संडे मैं आपको पेपर 2 का, मतलब मैं अभी देखो ये खत्म कर रही हूँ, पेपर 1 आज सोने से पहले पहले मैं कर देखो दूंगी। कल कल मेरी छुट्टी छुट्टी है। है, तो हाँ कल। हाँ, हाँ जी। तो कल कल मैं छुट्टी जैसे है। उठूंगी ना, उठते से ही मैं पहले पेपर पे ही काम करूंगी, पेपर 2 ही फिनिश करूंगी, वो करके आपको भेज दूंगी। अब पे संडे से ठीक है पहले ना सर? चाहिए मुझे, जो संडे को नहीं करेगा हाँ संडे हाँ। तक उसकी संडे के सेशन में एंट्री बंद। अयो, अरे बाप रे। Now I'm gonna take दैट्स सो क्रूएल। restrict actions. स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है हाँ? हम्म अरे बाप रे, तब तो मैं नहीं नहीं, मैं कल कर दूंगी। मेरे दिमाग में अदरवाइज भी ऐसे ही था कि मैं फ्राइडे छुट्टी है तो उसका प्रॉपर यूज करते हुए आई विल फिनिश इट ऑफ। मोनिका मैम रिवीजन स्टार्ट करना चाहेंगे? ठीक है सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है? 15 से कर लेते हैं। कहाँ से सर? 15 पेटेंट एक्ट।
अच्छा 15 सर, तो ठीक है। तो सेक्शन 15 आएगा, पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडमेंट। रिफ्यूज या फिर अमेंड, कोई फॉर्म? नहीं सर, इसमें कोई फॉर्म तो नहीं है। ओके, कोई फीस? नहीं, फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, पावर ऑफ कंट्रोलर है। ठीक, जी। बड़ी 16 में आएगा डिविजनल एप्लीकेशन। फॉर्म। सर फॉर्म इसमें लगेगा, ये 18 लगेगा इसमें फॉर्म, हम्म डिविजनल एप्लीकेशन में। और इसका हम्म रूल रहेगा सर 24B फॉर एग्जामिनेशन। हम्म ठीक है। और टाइमलाइन रहेगी सर, जैसे अगर मेन एप्लीकेशन फाइल नहीं है तो ये 31 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम डिविजनल एप्लीकेशन, अगर डिविजनल एप्लीकेशन प्लस फॉर्म नंबर 18 फाइल है तो। ओके, और बिफोर ग्रांट। दोबारा रिपीट कीजिए। सर इसमें फॉर्म नंबर 18 लगेगा, 24B हम्म का रूल रहेगा। और अगर हम्म एप्लीकेशन फाइल नहीं है और डिविजनल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 18 के साथ फाइल है, मतलब तो 31 मंथ या फिर 6 मंथ फ्रॉम डिविजनल एप्लीकेशन। और अगर है तो? है तो 31 मंथ, सॉरी, अगर है तो सर 6 मंथ लगेगा ना फ्रॉम डिविजनल एप्लीकेशन। और अगर नहीं है तो 31 मंथ। नहीं। गलत है? अच्छा। हाँ, गलत है। बताइए सर इसका फिर। कौन बताना चाहेगा? क्लियर करेक्ट करेगा मोनिका मैम को। कोई नहीं करना चाहेगा? हेलो। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ जी। रूबी मैम। यस मैम। सर मेरे को आवाज कम आ रही थी, आप एक बार रिपीट करेंगे क्या आप पूछ मैम रहे हैं? आपकी वॉइस कट रही है रूबी मैम। हेलो। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि डिविजनल एप्लीकेशन के बाद एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फॉर्म 18 कब कब फाइल कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। ओके सर, 30 और 31 मंथ अगर नहीं कर रखी तो 6 मंथ मिलेंगे, लाइक डिविजनल 6 मंथ्स कब के मिलेंगे लिए मैम? हम फाइल कर सकते हाँ, वही पूछना चाह हैं। रहा हूँ, सिर्फ 6 मंथ्स अगर कब हमने मिलेंगे? 31 मंथ तक फाइल नहीं कर रखी, आफ्टर जब 30 और 31 मंथ फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मिलेंगे ना सर, लाइक 6 मंथ मिलेंगे हमें डिविजनल के लिए। फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, अगर टाइमलाइन 31 मंथ की है प्रायोरिटी डेट से, तो हम फाइल रिक्वेस्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। मैम अगर मेन एप्लीकेशन जो फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन पेरेंट एप्लीकेशन, उसकी अगर रिक्वेस्ट यस सर। फाइल हो रखी है तो डिविजनल एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट कब फाइल होगी? सेम डे होगी सर वो तो फिर। यस। अभी क्लियर हुआ मोनिका मैम? हाँ जी। अगर पहले एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल हो रखी है, उसके बाद डिवीजन हो रहा है, तब आपकी जो डिवीजन के बाद जो रिक्वेस्ट है फॉर एग्जामिनेशन, वो सेम डे साथ में ही फाइल होती है। बट अगर पहले फाइल नहीं हो रखी है, तब आपको या तो 31 मंथ्स या 6 मंथ्स की टाइमलाइन मिलती है, विच एवर एक्सपायर्स लेटर। लेटर। क्लियर है मोनिका मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए आगे सेक्शन बढ़ते हैं। 17 आएगा, पोस्ट डेटिंग। ठीक है, 17 पोस्ट डेटिंग। हाँ जी। अब सिक्स कोई? मंथ ये हो सकता है सर, रिवीजन ग्रुप में कॉल आ रहा है। मैं नहीं किया है। अच्छा। कोई बात नहीं, चलिए। पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? 6 महीने तक हो सकती है सर, बिफोर ग्रांट। और एप्लीकेशन कब तक डल सकती है? से तो बिफोर ग्रांट कभी भी डाल सकते हैं ना, प्रोविजनल या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कोई भी पोस्ट डेट हो सकती है, बट बिफोर ग्रांट होगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। 18। 18 में आएगा, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन। जो हमने पावर ऑफ सेक्शन कंट्रोल।
हाँ, एंटीसिपेशन। सेक्शन जो 13 में हमने एंटिसिपेशन पढ़ा था, प्रायर पब्लिकेशन और प्रायर क्लेम का, या तो एंड अमेंड 19 होगा। अच्छा, 19 में ये आएगा इन्फ्रिंजमेंट का, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। यस 20 20 आएगा, ये सब सब्स्टिट्यूशन आएगा 20 का। हाँ, सब्स्टिट्यूशन आएगा रिगार्डिंग एप्लीकेंट, इसमें 34(1), 35(1) और 36(1) रूल नंबर लगेगा। B4 ग्रांट होगा ये भी, और बाय यूजिंग फॉर्म नंबर 6। और इसकी फीस शायद 2400 है, शायद 800 800, ठीक है, अच्छा 800 है। फॉर्म 6 फॉर्म 6 रूल आपने बता दिया, जी। फीस बता दी, टाइमलाइन टाइमलाइन तो उसका B4 ग्रांट है सर। किस किस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है यहाँ पे? इसमें तो सर लीगल, इसमें असाइनमेंट है, अग्रीमेंट अगर, या फिर बाय लॉ जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं, असाइनी हो गया, आई थिंक इनका ही होगा। कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि किसका होगा, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेंट, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सर्वाइवर। नॉट ओनली डिसीज्ड, लाइव भी हो सकता है। अच्छा, मेरा अब एक क्वेश्चन है सबसे, क्या एप्लीकेंट ऐड हो सकता है? यस सर। हाँ जी सर, ये तो हो सकता है। ऐड भी हो सकता है। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पेपर 1 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया तो था MCQ में, 4th क्वेश्चन था। 16। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूशन ही है, एक को हटा के दूसरा डल रहा है, बट इससे आप ऐड भी हो सकते हो। हाँ, ठीक है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलो 21 21 में सर टाइमलाइन आएगी फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट। पहले कीवर्ड बताओ, कीवर्ड, टाइटल नहीं जानना मुझे, मुझे सर टाइटल मत मुझे तो बताओ आप, मुझे कीवर्ड बताओ, एक कीवर्ड, और कीवर्ड की लिमिट है 3 वर्ड्स। जैसे ऑर्डर टाइटल, फॉर ग्रांट। टाइटल की लिमिट है ना 15 वर्ड्स, हाँ जी कीवर्ड हैज टू बी इन आइदर 3 वर्ड्स, 1 to 3 वर्ड्स। कीवर्ड बताओ आप। सर, इसका कीवर्ड तो नहीं पता है, बट हाँ टाइम ही रहता है बनाओ, इसमें, ऑर्डर फॉर बनाओ, ग्रांट। बनाओ, क्या करते हैं इस सेक्शन में? सेक्शन में क्या होता है? इसमें तो सर FER रिप्लाई टाइमलाइन आई थिंक, अगर हम बोलें तो। बस FER का रिप्लाई, बात खत्म। 6 महीने इसका टाइमलाइन है। बस, फॉर्म क्या है इसका? सर सर ने फॉर्म बताया था कल। 30, यस 13 है क्या है मैम, 30, बताएंगे वो। 30। 30, हाँ बताएंगे। मिसलेनियस वाला देखो, है। हाँ मिसलेनियस, और ये एक्सटेंड हो सकता है 3 मंथ बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। बस, फॉर्म 4 की फीस? इसी में नहीं पता सर, बाकी बाकी में तो पता है फॉर्म 4 की फीस। चलो, यहाँ ये पे नहीं आप पता। फॉर्म 4 किस लिए फाइल कर रहे हो, चलो बताओ। एक्सटेंशन के लिए होगा। तो किस चीज का एक्सटेंशन ले रहे हो, कौन से काम के लिए एक्सटेंशन ले रहे हो, ये बताओ। ये FER का रिप्लाई के रिगार्डिंग सर। FER का रिप्लाई मतलब एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई देना है, तो एग्जामिनेशन हुआ होगा ना, हाँ जी हाँ जी। तो एग्जामिनेशन के लिए भी कोई फॉर्म भरा होगा। तो सर एग्जामिनेशन के लिए तो वैसे तो 18 रहता है, बट 30 हमने फिल किया है, नहीं आया है। एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं हाँ, हम? सर एग्जामिनेशन के लिए तो 18 होता है ना फॉर्म नंबर, और और एक 18A होता है एक्सपीडिएटेड एग्जामिनेशन के लिए। बस, अच्छा, ये अब दोनों ही। 30 किस लिए फाइल किया हमने? नाइस क्वेश्चन सर। यू आर अ गुड क्वेश्चन। ना बिल्कुल। यू आर ये अ नहीं, गुड क्वेश्चन। यही नहीं पता सर बस। फॉर्म 30 क्यों फाइल किए, कौन बताएगा?
सर कोई FER के रिप्लाई के लिए किया होगा फॉर्म 30 फाइल। बस इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो मैम? सर इतनी मतलब मुश्किल से रटे हैं ना मैंने आज, ये बस पूछो मत आप। रटे हैं। हाँ सेक्शंस तो रटे ही थे मैंने। कोई बात डेली डेली मैम रटो। डेली डेली करोगे ना, थोड़ा थोड़ा 15 मिनट आधा घंटा निकाल के पूरे दिन में, रटना नहीं पड़ेगा, फिर बाय हार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। फॉर्म 30 20। हमने फाइल किया है FER के रिप्लाई के लिए। चलो हाँ अब देखो, अगर एग्जामिनेशन की आपने 18 भरा था, उस टाइम पर अगर आप FER के रिप्लाई में एक्सटेंशन ले रहे हो, तो आपको फॉर्म 4 की फीस लगेगी 1000 रुपीज। ओके लेकिन अगर 18A भरा था तो लगेगी 2000 रुपीज। ठीक है ठीक है। ठीक है 18 की फीस कितनी है? ठीक है। 18 की फीस बताओ ना। 4000 है और 18A की 8000। बस यहाँ पे दुगना हो गया, हाँ यहाँ भी दुगना हो गया। हम्म क्लियर है? याद रहेगा। हाँ जी। चलो बस अब फटाफट अच्छा 25 के। सर, किस किस चीज की टाइमलाइन नहीं बढ़ सकती? एक तो 18 मंथ्स ऑफ पब्लिकेशन वाली। बहुत सारी है मैम। 18 मंथ्स की टाइमलाइन नहीं बढ़ सकती, पब्लिकेशन की टाइमलाइन बढ़ाई नहीं जा सकती, कम की जा सकती है। अर्ली पब्लिकेशन। सर हम लोग एक आज वो भी डिस्कस करने वाले थे ना सर, सेक्शन 70 का, सर सेक्शन 60 का, रिवोकेशन टाइम सर, 3 केसेस। हाँ हाँ, वो आपने बोला था। जी सर। 16 कर लेते हैं। जी वो सर। भी कर लेंगे मैम, कोई इशू नहीं है। बट ठीक है। पेपर 1 हम जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे 10 बजे से। ठीक है। बाकी ठीक है। अगर सेशन में नहीं भी हो पाएगा ना मैम, क्योंकि हम्म। काफी उनका हो चुका है लगभग सबका, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है सर। सर आपने रिवाइज करवाया था क्या अभी इस वीक का भी कुछ नहीं नहीं, अभी वो क्लास के हुआ बाद? नहीं है, अभी वो आएंगी चीजें। अभी तो मैम हम देखा जाए तो 53 तक भी अच्छा। लोग रिवाइज नहीं कर पाए हैं अभी तक। अच्छा ओके सर। वो चीजें होंगी बाकी। अगर सबको करना होगा तो हम ग्रुप में भी कर लेंगे, वरना मैं आपको अलग से करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। हाँ। जी सर ओके। नहीं तो अगर टाइम मिला 15 मिनट बीच में संडे को भी कर सकते हैं हम, है ना। जी सर ओके। हाँ। तो हम कहाँ थे? हाँ चलो। सेक्शन 25। सेक्शन 25 के ग्राउंड्स बता दूंगा। A है wrongfully obtained. B is हम्म, published before priority date. हम्म, C is priority date of claims. D है known or use. E is obvious. F आएगा हाँ। ये section 3 and 4. Then G ई क्या? best ई method क्या या है? ई क्या clarity. है? ऑब्वियस। Obvious. Obvious. F is section 3 and 4. और G is clarity या फिर best method. H is section 8 form number 3. और I is convention application within 12 months. और J is biological material not submitted. एंड ये के आ जाएगा TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप्ड इन लैब। है ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप्ड इन लैब 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 नहीं है ये। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नॉलेज लैब में बनेगी। डिजिटल डेवलप्ड लाइब्रेरी। इन लैब ये तो डिजिटल सर ने लाइ बताया था। एम क्या? डिजिटल लाइब्रेरी है मैम वो। डिजिटल लाइब्रेरी है ये, मैंने क्या तो लिखा हुआ है। ठीक है मैंने यही याद कर लिया है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं अनलर्न एंड रीलर्न। सही बात है। ये वो होता है ना, बचपन में पहले हम लिखते हैं स्लेट पर, फिर स्लेट को साफ करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, बस वही हो गया। हाँ कोई बात नहीं कर लेते हैं अभी। पोस्ट ग्रांट में भी सेम ही रहेगा। हाँ अच्छा डिजिटल सुनने में गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं। अगर आपने नोट्स में लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ फीस इसकी रहेगी 4000। फॉर्म तो बताओ पहले। फॉर्म इसका 7A। और फीस रूल नंबर 55(1). फीस फीस
फीस 4,000 रुपीज। रूल 55(1) 55A ए, अच्छा ठीक है। और 55। 55 और 55 है, ठीक है। कौन फाइल कर सकता है ये एनी पर्सन इस बिफोर। टाइमलाइन? टाइमलाइन इसकी रहेगी ये बिफोर ग्रांट। प्री आफ्टर? ग्रांट है तो बिफोर ग्रांट। आफ्टर? सॉरी, आफ्टर आरएफई फाइल हो जाएगी नो। तभी। नो। आफ्टर पब्लिकेशन बट बिफोर ग्रांट। यस। अगला कौन सा है 25 में? पोस्ट पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, मतलब आफ्टर ग्रांट। Yeah. Date of publication of grant. Application of grant by filing form number 7। फीस इसकी रहेगी 8,000। और Rule सेम इसके रूल से 55 बी। ए, अच्छा, यही रहेगा, ठीक है। ठीक है। और इसमें ये सब ग्राउंड्स तो सेम ही रहेंगे। बाकी इसमें हम्म, ऑपोजिशन बोर्ड रहेंगे, 3 पीपल हम्म, इंक्लूड रहेंगे, एक्सक्लूडिंग द एग्जामिनर हु एग्जामिन द एप्लीकेशन। हाँ, बस ठीक है। चलो 26। 26 में आएगा ये इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग। सर पेटेंट ऑफ अपोनेंट। अपोजिशन सर अपोजिशन बोर्ड का रूल 56 होता है क्या? मैंने लिखा है फॉर्मेशन चेक वाला। कर लेता हूँ मैं। ऑपोजिशन बोर्ड का 56 रूल है। देखा जाए तो यहाँ पे 56, 57, 58, 59, 60 यहाँ तक के रूल्स हैं। सही कह रहे हैं मैम, 56 है ऑपोजिशन का, ऑपोजिशन बोर्ड का रूल, सॉरी। चलो करो ये, तो सेक्शन 26। हाँ 26 पेटेंट ऑफ अपोनेंट फॉर्म। ऑब्टेनिंग के लिए होगा ये। फॉर्म नंबर 12 लगेगा इसमें। और सेक्शन इसमें 52 का 2। फीस और फीस तो सर इसकी ये 2400 होगी। सर इसकी तो टाइमलाइन। 2400 होनी चाहिए हाँ 24 शायद। टाइमलाइन। टाइमलाइन इसकी 3 मंथ्स फ्रॉम कंट्रोलर्स ऑर्डर। रूल और इन केस ऑफ पार्शियल ऑब्टेनिंग जो ये ऑब्टेन पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो प्रोसेस आ गया। 27, वो तो ओमिटेड है। 28 28 मेंशन ऑफ इन्वेंटर सच एज इन पेटेंट। इन्वेंटर फॉर्म रूल इसमें होगा 66, 67, 68। फॉर्म होगा ये फॉर्म 8 होगा, 8,000 रुपीज। है। सॉरी 800। दिमाग कहाँ जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है, दिमाग ज्यादा बड़ा पैसा सोच रहा है, अच्छी बात है, बट यहाँ नहीं। 29। 20 इसमें सर 8A भी तो है फॉर्म। सर्टिफिकेट ऑफ हाँ इन्वेंटरशिप का फी 900 है जिसका। सही बात, बहुत बड़ी, रट्टा अच्छा मारा ये मैम आपने। 29 में आएगा, ये एंटिसिपेशन स्टार्ट हो जाएंगे बाय जैसे हाँ प्रीवियस पब्लिकेशन विदाउट कंसेंट। हाँ, पब्लिकेशन विदाउट कंसेंट। हाँ।
30 में आ जाएगा एंटिसिपेशन ड्यू टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। मैम 3 वर्ड्स की लिमिट, मुझे अच्छा, टाइटल हाँ, नहीं जानना है। ठीक है। 31 सेक्शन 31 इज पब्लिक डिस्प्ले, बस। फॉर्म और इसका फॉर्म भी 31 होगा, रोल नंबर 29A, और फीस होगी 500। 12 महीने का टाइम इसमें मिलेगा आफ्टर ये, मतलब ग्रेस पब्लिक पीरियड डिस्प्ले। मिलेगा आफ्टर पब्लिक डिस्प्ले। 32 ये पब्लिक वर्किंग होगा इसमें, रीजनेबल ट्रायल, और इसका भी टाइमलाइन 12 मंथ का ही रहेगा। 33 अ, ये रहेगा क्या कहते हैं, प्रोविजनल एप्लीकेशन के बाद, स्पेसिफिकेशन के बाद पब्लिकेशन, या फिर बस। पब्लिकेशन आफ्टर प्रोविजनल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। 34 34 is 29, 30, 31, 32, 33. They will not anticipate. बस। सर बढ़िया। 33 भी आएगा 34 में? नहीं 33 विल मैम, आल्सो नॉट रिपीट, नहीं नहीं, 32 तक है। 32 नहीं आएगा तो 32 ही आएगा, ठीक है, ये मैं 32 ही करेक्ट कर। आया। नहीं नहीं, आपने सही बोला मैम, मैंने लिख गलत दिया बस। अच्छा, माई मिस्टेक। ओके। चलो, माजा गलती। अब यहाँ रोकते हैं, हम पेपर 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर मैं ड्रॉप ऑफ करती हूँ। जी मैम, तब तक आप मैम कंप्लीट कर लीजिए, है ना। सॉरी सर, मुझसे आप बोल रहे नहीं नहीं, ज्योति मैम से। हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बुलाता हूँ साक्षी मैम। कल किन्होंने किया था? एक थे साइना मैम, और सेकंड किसने किया था? आप ही ने किया था ना साक्षी मैम? सर सबका वो था, सब लोग बोल रहे थे। रीड किसने किया था? सर याद नहीं सर। चलो अभी आप शुरू कीजिए, फिर आपके बाद मोनिका मैम करेंगे। जी सर। In May 2023, Dr. Avinash, a pharmaceutical scientist, was granted a patent for new antiviral drug formulation. By March 2024, the State Health Department of Maharashtra began importing the patented drug in bulk for use in government hospitals across districts affected by viral outbreak. Meanwhile, the Department of Pharmaceutical Studies at IISER Pune started using the patented drug in the postgraduate coursework for demonstration purpose. Dr. Avinash objected to both uses, claiming infringement of his exclusive rights as a patentee. Based on the statutory provisions, the Patent Act 1970, which of the following are legally valid outcomes? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए मैम एक बार। सर मई 23 में एक साइंटिस्ट ने को पेटेंट ग्रांट हुआ एक ड्रग के फॉर्मुलेशन का। उससे 1 साल मतलब करीब थोड़े टाइम बाद, विद लेस देन 1 ईयर, उस जो डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसने उसको पेटेंटेड ड्रग को उसने यूज करा, क्योंकि वहाँ पे एक वायरल आउटब्रेक हो गया था जो ऑलरेडी ग्रांटेड थी। और साथ में ही एक जो पुणे में रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसने भी अपने रिसर्च के लिए वो ड्रग यूज करा, उसका फॉर्मुलेशन। तो जो उसका इन्वेंटर था, उसने बोला कि उसने ऑब्जेक्ट करा दोनों के यूज के। उसने बोला कि ये इन्फ्रिंज कर रहा है उसके राइट को, पेटेंटी के राइट को। तो सर मुझे एग्जैक्टली रूल सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहा है, बट सर हम लोग यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूज कर सकती है ड्रग इन केस ऑफ, और रिसर्च के लिए भी यूज हो सकता है,
एंड गवर्नमेंट उसको सेल भी कर सकती है डिस्पेंसरीज वगैरह में, तो उसको सेल नहीं कर सकती। सर वो क्या पॉइंट था फिर सर थर्ड? कौन बताएगा क्या कर सकती है? डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है वो सिर्फ गवर्नमेंट यस। हॉस्पिटल्स में, सेल नहीं गौर कर सकती। हाँ, अच्छा, कमर्शलाइज नहीं कर सकती वो। हाँ मतलब वो फिर मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट वो करेगी, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट वो करेगी। विदाउट एनी प्रॉफिट का मतलब नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा विदाउट एनी ट्रांजेक्शन बेसिकली। अच्छा ओके, सेल हाँ इज द जैसे रॉन्ग अभी, वर्ड। हाँ जैसे देखो अभी कोविड के टाइम पे फ्री इंजेक्शन लगे थे ना। हम्म। कोवा क्या था, उसका क्या नाम था? कोविन। कोविन और एक और कोविशील्ड। हम्म। तो क्या था वो, गवर्नमेंट ने खुद डिस्ट्रीब्यूट करी। अपने उस पे। आप हाँ, अपने खर्चे पे, आपसे पैसा नहीं लिया ना। हम्म। जी। और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज एंड गवर्नमेंट जी। एस्टैब्लिश्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज, जी उसी में सर, से था। कौन सा सेक्शन है सर, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मोनिका मैम बताएंगे, आज वो फॉर्म में है पूरे। सेक्शन 47 सर। देगा, बोला था ना ओके, मैंने। सर फोर्टी टाइटल से क्या था? टाइटल मुझे 46। जानना ही नहीं है। ग्रांटेड पेटेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस। ओके, तो सर इसके ऑप्शन है, द गवर्नमेंट इम्पोर्ट ऑफ द पेटेंटेड ड्रग फॉर इट्स हॉस्पिटल इज परमिटेड विदाउट इन्फ्रिंजिंग डॉक्टर अविनाश पेटेंट राइट, ये सर सही होगा। सेकंड। Pune ISR Pune's use of patented drug for instructional and research purpose constitutes infringement and must be licensed, ये गलत होगा, वो यूज कर सकते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। The use of the drug by the government and the educational research are lawful exceptions, तो ये सही है, exceptions ही है। Any use of the patented drug by public institutions without prior written ऑथराइजेशन। authorization authorization from the patentee, सर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं यूज कर सकती है, ये गलत होगा। सर मैंने क्यों? पेपर में प्रायर रिटर्न ऑथराइजेशन से नहीं कर सकती? नहीं, नहीं सर, प्राइवेट पब्लिक कर ही नहीं सकती है। बस, तो आगे क्या ऑप्शन क्या आया? ANC सर, मैंने पेपर में सही मार्क किया था और मैंने मार्क गलत किया था। कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। सर, तो ये छोटी डी मोटी वाला कर मुझे डी करके सर। ऑप्शन समझ में नहीं आया सर। चलिए, ये गलत क्यों है? ठीक है। गंगाधर सर, यस सर। ऑप्शन पहले मुझे ये बताइए, सेक्शन 47 क्या बोलता है? सर उसमें जो है कि मतलब एक्सेप्ट गवर्नमेंट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई और यूज नहीं कर सकता, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने खुद के हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज पे। यही है। और क्या कर सकती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है? हाँ वो तो सर बोला, वो मतलब रिसर्च के लिए यूज, मतलब वो रिसर्च के लिए डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल हम्म, पर्पस के लिए ओनली यूज कर बस। सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है सर, पढ़िए। सर एनी यूज ऑफ द पेटेंटेड ड्रग by the public institutions requires prior written authorization from the patentee। इसमें सर ये कह रहा है अगर कोई भी पब्लिक यूज करना चाहता है हम्म, तो वो पेटेंटी से उसको मतलब पहले ऑथराइज कराना होगा, ताकि एनी असाइनमेंट और एनीथिंग। तो उसके नहीं, बाद तो सर वो ऑथराइजेशन इज नॉट लाइसेंसिंग सर। ओ मतलब अगर यहाँ पे लाइसेंसिंग में रहता तो सही रहता सर। अगर लाइसेंसिंग लिखता हो हम्म, तब ये सही था, कि लाइसेंस लेके तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है। ऑथराइजेशन इज नथिंग तो इन। फिर ये ऑथराइजेशन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या। ऑथराइज हो गया सर, आपको मैंने बस दे दिया, आपने ऑथराइजेशन, प्रायर रिटर्न ऑथराइजेशन। सर अगर दे दिया तो अभी एक टाइप ऑफ असाइनमेंट ही हो गया ना सर, अगर वो ऑथराइज कर रहा है तो रिटन फॉर्म में।
बात तो सही है, वैसे आपकी आना तो चाहिए वो चीज। सर मैं एक पॉइंटर ऐड करूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, सभी लोग ओपन है ऐड करने के लिए। सर पॉइंट नंबर 2 कहता है एनी पर्सन इफ ही इज यूजिंग दैट इन्वेंशन फॉर अ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पस हम्म। doesn't requires any permission from the patentee। और स्टेटमेंट हम्म। 4 बोल रहा है इफ दैट पब्लिक इंस्टीट्यूट, आई विल ट्रीट इट एज एनी पर्सन, will require a prior authorization from the patentee, that's why it is wrong। if he wants to use for institute or research purpose, he doesn't require the authorization from the patentee, that's why it is wrong from my बट सर understanding। यहाँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए आ गए ना सर। yes। अगर उसके अलावा उसको कुछ भी यूज करना है तो ऑथराइजेशन तो लेना पड़ेगा। हाँ सर तब लेना पड़ेगा, बट उसने बोला ना पब्लिक इंस्टीट्यूट, आई एम ट्रीटिंग इंस्टीट्यूट, मे बी दे आर यूजिंग इट फॉर द एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस। if they are using for that purpose, they doesn't require any written permission from the patentee। आप this is सही कह रहे हैं सर, अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तब तो नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर वो कुछ भी यूज करेगा तो ऑथराइजेशन चाहिए। यस चाहिए। अब स्टेटमेंट पढ़िए सर, एनी यूज ऑफ द पेटेंटेड ड्रग बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिटर्न ऑथराइजेशन। एनी यूज, आप मतलब ऑथराइजेशन लेके तो फिर वो कुछ भी किसी भी तरह से यूज कर सकता है। हम्म। तो ये लाइन तो सही होनी चाहिए स्टेटमेंट। गंगा सर सही कह रहे हैं बिल्कुल। any use of the patented drug by any public institutions requires prior written authorization। चलिए एक काम करते हैं, अपन एक्ट को देखते हैं कि क्या लिखा है एग्जैक्टली। हालांकि आप जो कह रहे हैं वो सही है सर, और जो गंगा सर कह रहे हैं वो भी सही है। सर यही है ना? यस सर यही है। सब क्लोज 3। सर एक, हाँ जी चल पढ़िए सर, इसको वैलिड कीजिए। Okay, sub clause 3, any machine, apparatus or other article in respect to which the patent is granted, or any article made by the use of the process in respect which the patent is granted, may be made or used, or any process in respect of which the patent is granted may be used by any person for the purpose of merely experiment or research, including the imparting of instruction of pupil। तो सर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पर्पस के लिए परमिशन नहीं चाहिए, बट उसके अलावा तो चाहिए, और उस ऑथराइजेशन के साथ वो कुछ भी यूज कर सकता है। यस सर। बात तो सही कर रहा है। तो अभी के लिए इसको सही मान के चलते हैं सर। साक्षी मैम, प्रदीप जी सर सर। समझ पा रहे हैं मतलब जो भी जी मैं सर। पॉइंट कह रहा हूँ कि एनी यूज ऑफ द पेटेंटेड ड्रग बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिटर्न ऑथराइजेशन। नहीं सर सर स्टिल नहीं 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 रॉन्ग नहीं है। नहीं, ये गलत होगा। नहीं नहीं, ये गलत wrong है, है। ये गलत है होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, मैं समझ में आया। किसी भी तरह का यूज करने के लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए उसको। एक यूज ऐसा है जिसके लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए,
एक्सपेरिमेंटल पर्पस, एक्सपेरिमेंट। है ना। तो अगर हम्म। एनी यूज कह रहा है फिर तो हर किसी भी तरह के यूज के लिए उसको ऑथराइजेशन चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं है गंगा सर, हाँ सर, यस सर, आप सही कह रहे समझ हैं। पा इन्हीं रहे हैं मतलब सर। सारे यूजेज आ गए हैं। हाँ, एनी यूज में तो सारे यूज आ जबकि गए ना। हाँ, हम्म। जबकि एक यूज एक्सेप्शनल है, वो भी एजुकेशनल पर्पस। हाँ, अगर ये बोलता कि एक्सेप्ट एजुकेशनल पर्पस फॉर एनी यूज ऑफ पेटेंट ड्रग पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स रिटन ऑथराइजेशन, तब ये सही होता। यस सर। हाँ देखा, सही है। चलो, अच्छा है, बहुत क्लियर ट्रिकी है है सर। सर। सर ये एक क्वेश्चन पॉइंट बनाया तो सर आप नहीं होगा। तो क्या हुआ, डिस्कशन तो करना है ना। बनाया तो मैंने ही है। मैम देखो क्या होता है, जब हम पेपर बनाते हैं ना तब हम भी उतना डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। हम तो बनाते हैं लेकिन जितने दिमाग होते हैं उतने पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं। अब गंगा सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी सही था, प्रदीप सर का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे डिस्कशन से ही आती है। सर, ठीक है अगर ना। मैं एनी यूज की जगह यहाँ पे इंपोर्टिंग डालूं कि पब्लिक हाँ, इंस्टीट्यूट इज इंपोर्टिंग, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? सही बात सर। अब बताओ, इंपोर्टिंग ऑफ द पेटेंटेड ड्रग। अब तो सही हो जाएगा। अब तो सही हो जाएगा। हाँ, अब सही हो जाएगा। सर यस नहीं, सर। गलत रहेगा ये, अभी भी गलत है। सर केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हम लोग यूज कर सकते हैं ना, उसके अलावा कोई भी हाँ, यूज तो नहीं इंपोर्ट करने के लिए तो सर ऑथराइजेशन चाहिए ना। नहीं सर, अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन देखें ना, पब्लिक हम्म। इंस्टीट्यूट मीन्स दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट, दैट वी कैन ट्रीट इट एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, देन इन दिस केस हमें रिटर्न परमिशन का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बोलूं इंपोर्टिंग पब्लिक की जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, इन दैट केस दे नीड द परमिशन। बट अगर पब्लिक इंस्टीट्यूट है, मैंने अभी डेफिनेशन सर्च करा, द एंटिटी विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, फॉर इंपोर्टिंग आई थिंक सर उसको परमिशन दैट का इज जरूरत। डेफिनेशन फॉर यूएस कॉन्टेक्स्ट। ओके। हम्म। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल कौन सा होता है सर, प्राइवेट स्कूल। यस। वहां पे पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट का स्कूल। ओके। ठीक है। तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन ये जो है ना सर, दैट इज बिलोंग्स टू एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इंडियन लॉ कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, समझ पा रहे हैं सर। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। हाँ, वो आता है सर ये प्रॉब्लम। आप सर्च करेंगे ना तो ऐसे देखिएगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन डेफिनेशन एज पर इंडियन लॉ। वरना जनरली आप किसी भी डेफिनेशन को सर्च करेंगे ना वो एज पर बाय डिफॉल्ट यूएस के कॉन्टेक्स्ट से निकालता है, क्योंकि गूगल तो है तो यूएस का। यस, तो क्लियर, इट्स क्लियर ना। जी, तो इंपोर्टिंग जो होगी ना वो नहीं होगी, वो गलत, वो हम्म। मतलब उस केस में फिर ये सही हो जाएगा। हम्म। बढ़िया। चल, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन, कौन कौन है। गौरव सर, कृतिका मैम, रूबी मैम, ओके, मोनिका मैम ने तो ताली बजा दी। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, पूरा पेज ले लिया। हाँ, इसको कौन करेगा, गंगा सर आप करेंगे। हाँ सर, रीड कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, ऑन सॉल्व भी करना है। हाँ सर, कर दूंगा सर। On चल, February 22, 2024, Mr. Raghav, an Indian resident, filed a patent application and
at the Indian Patent Office for a bioenzyme based textile process. However, prior to this Indian filing, he had already applied for the same invention in January 10, 2024 and Japan January 18, 2024, but did not file Form 3 at the time of Indian application filing. He later submitted Form 3 for the German and Japanese application on September 13, 2024. The Indian Patent Office issued the first examination report on March 14, 2025. On February 25, 2024, Raghav filed a मैं new सर foreign सर application. गंगा सर, पहले Yes, sir. यहाँ तक क्या पोर्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। Yes, sir. सर, राघव ने एक पेटेंट फाइल किया इंडिया में 22 फरवरी को। उसके पहले उन्होंने सेम इन्वेंशन को जर्मनी में 10 जनवरी को एंड जापान में 18 जनवरी को फाइल कर दिया था। बट उन्होंने जब इंडिया में फॉर्म फाइल किया तो फॉर्म 3 नहीं फाइल किया। चलो एक काम करते हैं, अपन इसकी टाइमलाइन बना देते हैं। हम 10 जनवरी को जर्मनी में फाइल हुआ। दो 2024 जर्मनी, सर फिर उसके बाद 18 जनवरी को जापान में। सर 22 फरवरी को इंडिया में। 22 फरवरी 2024 इंडिया। यस सर। इंडिया में। और ये Yes, क्या sir. बोल रहा है क्वेश्चन में? फॉर्म 3 एप्लीकेशन के एप्लीकेशन टाइम के साथ पर नहीं फाइल। फॉर्म 3 फाइल नहीं किया। ठीक है, फॉर्म 3 नॉट फाइल एट यस फाइलिंग he later submitted form 3 for the German and Japanese application on 30th September. ओके, मतलब यहां से 30th सितंबर। सर 6 मंथ के बाद हुआ सर ये फिर। हाँ, 2 और 6 8, 6 महीने से Yes, sir. ऊपर होगा इसका मतलब। यस सर। गड़बड़ है बाबा। चलो, नहीं क्या पता एक्सटेंशन ले लिया हो। हाँ ये हो सकता है। आगे जाके देखेंगे। चलो, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर The Indian Patent Office issued FER on March 14, 2025. ओके, 11 मार्च 2025 को FER आ गया। यस सर। ऑन 25 मार्च फरवरी, मतलब उससे यस सर पहले। 25। हाँ मार्च FER आने से पहले इन्होंने फरवरी में एक एप्लीकेशन और फाइल कर दिया यूएस में फॉर द सेम इन्वेंशन। ठीक है, एंड उसके बाद कह रहा बट 3 मंथ के अंदर इन्होंने जो है कि फॉर्म 3 में जो है फॉर्म 3 जो 3 मंथ के बाद जो FER से 3 मंथ में फॉर्म 3 फाइल करना था उसमें यूएस एप्लीकेशन को नहीं मेंशन किया है, ऐसा कह रहा है।
but fail to disclose the controller within 3 months from the FER date. ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On July 1, 2025, the controller issued a notice directing submission of a fresh Form 3. 1 जुलाई यानी कि 1/7/25 को Yes, sir. कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट किया फॉर फॉर्म 3, जिसको उन्होंने 2 मंथ के अंदर फाइल नहीं किया। Yes, sir. चलो, अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं सर। पहला सर, the submission of Form 3 on September 30, 2024 was within the permissible delay period if supported by Form 4. तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है सर? हाँ सर, 3 मंथ का तो एक्सटेंशन ले सकते हैं फॉर्म को फाइल करके, सही है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सर अगला देखते हैं। ये ऑप्शन थोड़ी है राघव, सर, ऑप्शन तो नीचे है। हाँ ये सर। Second, sir, Raghav was legally required to inform the controller about the US application by 14th June 2025. जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर FER की डेट से देखें तो Raghav was legally required to inform the controller about the US application by June 14th। मतलब जब FER इशू कब हुआ है सर? मार्च में, तो अप्रैल मई जून, हाँ तो सर 3 महीने हो रहे हैं जून 14 को ही। हाँ, तो मतलब यहाँ से 14 जून तक उनको फॉर्म 3 में यूएस की बात बतानी चाहिए थी। हाँ यस सर, तो ये स्टेटमेंट सही है, यस सर। क्योंकि जब FER की रिप्लाई की टाइमलाइन क्या है? FER के बाद 3 मंथ है सर। सही बात, तो ये सही है। अगला Yes, आते sir. देखते हैं। अगला सर, तीसरा, कंट्रोलर इज नॉट empowered टू डीम्ड अ फ्रेश फॉर्म 3 वंस फॉर्म 3 इज सबमिटेड। ये सर गलत है, कंट्रोलर कभी भी मांग सकता है। बढ़िया। फोर्थ है, कंट्रोलर कैन रिलाई ऑन पब्लिकली एक्सेसिबल फॉरेन पेटेंट डाटाबेस टू वेरीफाई फॉरेन फाइलिंग्स। क्या ये ये तो सही है? सर, मतलब आपने जो फॉर्म 3 दिया है हाँ हाँ उसमें जो आपने डिटेल दी है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या वो पब्लिकली एक्सेसिबल डेटाबेसिस को एक्सेस कर सकता है? हाँ, वो तो सर सबके लिए एक्सेसिबल है सर। नहीं, वो तो है, बट क्या लीगली उसको अलाउड है ये करना? ये तो सर मुझे नहीं पता। आपका इंट्यूशन क्या कहता है? चलो, सिक्स सेंस हाँ, अभी हमें नहीं पता, एक लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, क्या लॉजिकल ये तो कर सर सकता है? अलाउ है। हाँ अलाउ सर, है। क्योंकि डाटाबेस नहीं चेक करेगा तो फिर उसे पता कैसे चलेगा। बाकी सभी लोग का क्या इस पे मत है? आपका वोट क्या है? कास्ट योर अलाउड है वोट। सर ये तो। अलाउड है? कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये अलाउड नहीं है। एक मिनट सर, ये फोर्थ ऑप्शन आप बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं, फोर्थ ना? फोर्थ। हाँ तो ये तो अलाउड ही है सर। चलिए, मोनिका मैम का आ गया, प्रदीप सर का थम्स अप आ गया, साक्षी मैम। प्रैक्टिस में तो होता है, लेकिन एप्लीकेंट को डिस्क्लोज करना तो फिर भी मतलब मैंडेटरी तो है ही। नहीं नहीं, वो तो है, बट जो फॉर्म 3 में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या कंट्रोलर पे जो डेटाबेसेस अवेलेबल है, जैसे अपना इन पास है, ई स्पेस नेट है, हाँ जी सर, यूएसपीटी। ये तो हो सकता है क्योंकि पिछली साल अमेंडमेंट तो आई थी इसमें, यही अमेंडमेंट थी। हाँ, ये पिछले साल ही ये चीज ऐड हुई है अमेंडमेंट से। इवन पहले क्या होता था, आपको सर्टिफाइड कॉपीज मंगवानी पड़ती थी, बट अब क्या है, अब आप फॉर्म 3 में जो एविडेंसेस साथ में लगते हैं उसके लिए अब आपको जरूरी नहीं है सर्टिफाइड कॉपीज लगाना, अब आप पब्लिक डेटाबेस से डॉक्यूमेंट्स डाउन निकाल कर दे सकते हो उसमें। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया सही। चलिए अगला सर। Raghav failure to disclose the US application and ignore controller
डायरेक्शन कैन लीड टू पोस्ट ग्रांट रेवोकेशन ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑन कंसीलमेंट ग्राउंड। ये भी सर सही है, रिवोकेशन में आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया। तो अब ऑप्शन कैसे चूज करें सर, बताओ, ऑप्शन बताओ सब। चलो सर 5th वाला पॉइंट सर। सर ये 5th वाला पॉइंट आप बता दीजिए। ठीक है, इसमें तो सर तीन ही साक्षी ऑप्शन मैम दे रहा है। 5th पॉइंट पढ़िए। Raghav's failure to disclose the US application and ignore the controller's direction can lead to post-grant revocation under public interest or concealment grounds. अगर फॉर्म 3 में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्या उसकी एप्लीकेशन रिवोकेशन में जा सकती है उसके बाद? जी सर, फॉर्म 3 में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी फॉरेन फाइलिंग की। तो पोस्ट ग्रांट हो सकता है ना रिवोकेशन ग्रांट के बाद? जी सर। तो सही है। चलो, तो अब ऑप्शन क्या हो गया मेरा? 1 2 4 5 सही है। ऑप्शन ए कहता है 1 2 5, तो क्या सही है? सही है। हाँ ये सर। इसमें 3 आ गया तो ये गलत है, ये 3 आ गया तो ये गलत है, 1 2 एंड 4 ये सही। ऑप्शन आ गया ए एंड डी। बहुत बढ़िया गंगा सर, हाँ? बढ़िया डिकोड किया आपने। कृतिका मैम, हेलो कृतिका मैम, if I am audible, can you help me to solve this question 45? Or if you are occupied, Yes, sir. I'm occupied. I will later on take this. okay. Gaurav sir, हेलो गौरव सर। रूबी मैम, हाँ गौरव सर जी आ जाइए। आ गई सर आपकी आवाज, बुलंद आवाज। सर 45 सर। सर पहले तो ये बताइए क्वेश्चन गलत था कि सही था आपका पेपर में? चेक नहीं किया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, बहुत कम। सर मैंने चेक नहीं किया था कौन सा क्वेश्चन सही था कौन सा गलत। अच्छा, चलो करते हैं सब, चलिए सब। In March 2024, Mr. Raghav filed a complete specification for his invention concerning a self-regulating solar inverter. The application was referred to an examiner on 20 April 2024 after filing Form 18. During the examination, the following documents were considered. Document A complete specification filed in India on 10 January 2013, published on 15 August चलो एक 2014. काम करते हैं सर, इसका अपन बनाते हैं टाइमलाइन। ठीक है सर? Yes, sir. ये टाइमलाइन है मेरा पेटेंट एप्लीकेशन का। कब फाइल हुई वो? In March 2024. मार्च में उन्होंने फाइल किया कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हाँ। चलो, मार्च 24 में CS फाइल हुआ है। उसके बाद 20 अप्रैल 2024 को
फॉर्म 18 फाइल हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ सर? चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से। A complete specification file in India on 10 January 2013 and published 15 August 2014. एक पेटेंट एप्लीकेशन है जिसकी फाइलिंग कब हुई है? 10 जनवरी 2013। ये है उसकी फाइलिंग डेट। और पब्लिश कब हुई है सर वो? 15 अगस्त 2024। 15 अगस्त 2024। कल 1 साल हो जाएगा इसको। 14 साल, 10 साल हो आज जाएंगे। ये तो 11 साल हो जाएंगे। क्लेमिंग डेट दिसंबर 2012। ओ, प्रायोरिटी डेट और पीछे की ले गया ये तो मुश्किल हो गया। इसकी प्रायोरिटी डेट है दिसंबर 2012। 12 चलो। अब आ गया बी। ए फॉरेन टेक्निकल जर्नल पब्लिश इन नवंबर 2011। ये आ गया हमारा अगला। इसका पब्लिकेशन डेट है टेक्निकल जर्नल का। क्या डेट है सर? नवंबर 2011। ये भी सर 11/11। फॉरेन फॉरेन पब्लिश। हाँ, टेक्निकल जर्नल है ना सर? हाँ चलेगा चलेगा। अच्छा। आगे। A complete specification file in India on 22 January 2023 but published on 25 June 2014 2024 on 1 July 2024. Raghav 22 submit फरवरी। एक एप्लीकेशन है जो 22 फरवरी 2023 को 2023 फाइल हुई और पब्लिश हुई 25 जून। 25 जून 2024। और इसमें इसने जो रिप्लाई दिया वो कब दिया? 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को राघव सबमिटेड अमेंडेड क्लेम। तो अब हमें चूज करने हैं ऑप्शन। चलिए। Which of the following action by the examiner were legally valid as per the Patent Act 1970? हम्म Consideration of document A as anticipation under the prior Indian application file after 1 January 1912। हाँ सर तो क्या ये स्टेटमेंट एंटिसिपेशन। सही होगा? हाँ सर एंटिसिपेशन तो होगा। किससे? तो वो सर, हाँ सर 2013 को पब्लिश हो गई है ना, 2013 में, 2014 में तो हाँ, पब्लिश। ये तो एंटिसिपेट करेगी भैया। सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा? Citing document B as anticipation due to earlier foreign application। क्या ये सही है? Citing document B anticipation। जो डॉक्यूमेंट बी है क्या वो एंटिसिपेट करेगा? वो तो इससे भी पहले पब्लिश हो गया ना सर, तो पब्लिकेशन तो करेगा ना। हाँ सर। ये भी एंटिसिपेट करेगा। तो सही तो जा रहा है। यस सर। थर्ड। Ignoring the amended claim file on
1 January 2024 because the original specification was already under examination. सर इग्नोर तो नहीं करेंगे जहाँ तक तो लग रहा है कि जुलाई में पब्लिश, तो ये भी सही है ये। जैसा एग्जामिनेशन है तो अमेंडेड क्लेम, तो मुझे तो सही लग रहा। कौन लग रहा सर जी? सर कह रहा है इग्नोरिंग द अमेंडेड क्लेम फाइल ऑन 1 January 2024 बिकॉज द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन वाज ऑलरेडी अंडर एग्जामिनेशन। अगर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है किसी पेटेंट का, अगर हम अमेंडेड क्लेम फाइल करते हैं तो वो इग्नोर हो जाएगा। बिल्कुल सर, जो अमेंडेड क्लेम है ना सर, अब उनका एग्जामिनेशन होगा। तो सर इग्नोरिंग का तो मतलब वो हो गया ना कि उससे निकाल देंगे। नहीं नहीं, इग्नोर का मतलब कि आपने अमेंड कर लिया, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो पहली स्पेसिफिकेशन को एग्जामिन कर लिया। उनका बट सर दोबारा अगर एग्जामिनेशन होता है सर, अगर एप्लीकेशन अमेंड होती है ना हाँ तो वो दोबारा पब्लिकेशन होगी और दोबारा एग्जामिनेशन होगा उसका, अगर पहले हो चुका है एक बार। और सर अगर नहीं हुआ, अभी चल रहा है एग्जामिनेशन और उसी में अमेंड कर दिया तो सर तो भी साथ वो में लेके कर तो दोबारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उसका, पुराना वाला खारिज हो जाएगा। फिर से नया फ्रेश एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आपको फॉर्म नहीं फाइल करना उस केस में दोबारा, हाँ बैकएंड यस में सर। पेटेंट ऑफिस में उसका एग्जामिनेशन दोबारा होता है फिर। ओके सर। अगर FER नहीं इश्यू हुआ तो अमेंडेड का ही डायरेक्टली वो स्टार्ट कर देंगे एग्जामिन करना, पिछला छोड़ देंगे। सर आपके पास से FER आ भी गया, हम्म। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अमेंड करोगे, कंट्रोलर के अकॉर्डिंग, हाँ सर। हाँ यस ठीक सर। है। लेकिन अगर आपने मान लो एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल होगी और आपने अमेंड कर दिए क्लेम, तब उसका एग्जामिनेशन दोबारा से स्टार्ट होगा, पुराना एग्जामिनेशन खारिज हो जाएगा। ओके सर भाई, ओके सर क्लियर। तो इसमें सेक्शन कौन सा इन्वॉल्व रहेगा अगर ये अमेंडमेंट वाला है? एक तो सेक्शन 15 आता है, पावर ऑफ अ कंट्रोलर इन केस ऑफ अमेंडमेंट, और एक सेक्शन अपना 57 से 59 भी आते हैं अमेंडमेंट। बेसिकली कंट्रोलर के लिए तो 57 आता है। सर वो आता है कि अमेंडमेंट होगा कैसे, ओके। बट ये अमेंडमेंट जो है ना, इसमें 3 सेक्शन आएंगे। एक तो 13 एंटीसिपेशन, हम्म। सेक्शन 15 का पावर ऑफ कंट्रोलर टू अमेंड, दूसरा सेक्शन आएगा 18 पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन। ओके, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, वो 57 जो आप कह रहे हैं ना सर, वो बात सही है, बट वो बताता है कि एंटी अमेंडमेंट होगा कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है बेसिकली। बट कहाँ कहाँ पे अमेंड करवाएगा कंट्रोलर आपसे, ये बता रहा है सेक्शन 15 18, और क्यों करवाएगा वो 13, क्योंकि एंटीसिपेशन आ रहा है। ठीक है सर। ओके, ओके, अंडरस्टूड। जी गौरव सर, 4th पॉइंट ये तो हो गया। creating document C as prior claim under Indian law if it is priority date predates Raghav. चलो अब पहले डॉक्यूमेंट सी को समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट सी ये है, यही है ना। देखिए, Yes sir. हमारी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई 24 को, और Yes sir. हमारी एप्लीकेशन की पब्लिक FER हो गया इस डेट को। मतलब हमारा जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो या तो इस डेट को पब्लिश हो चुका है या इससे पहले हो गया है, तभी तो फॉर्म 18 फाइल हुआ है ना सर। Yeah. Yes sir. ठीक है, और इसका पब्लिकेशन है 25/6 को हमारे बाद, मतलब इसके बाद हुआ है, आफ्टर। हाँ, तो यहां पर एंटिसिपेशन कब आएगा सर? अब
इस केस में ये जो सी डॉक्यूमेंट है ये एंटिसिपेट कब कर सकता है? सर ये अगर इससे पहले पब्लिश हो। पब्लिश तो बाद में हुआ है ना सर। हाँ हाँ सर, इससे बाद में पब्लिश हुआ है। तो अब कौन सा केस होगा जिसमें ये सी हमारी एप्लीकेशन को एंटिसिपेट कर सकता है? कौन बताएगा? प्रदीप सर के अलावा बताइए कोई। सर मैं बताऊं? जी सर। अगर सर प्रायोरिटी डेट हमारे एप्लीकेशन की प्रायोरिटी से पहले हो जाएगी। हाँ, अगर इस एप्लीकेशन में किसकी प्रायोरिटी डेट सर? एप्लीकेशन की कि क्लेम की? सर एप्लीकेशन की सर। नो। सर जो पहले होता है वो एंटिसिपेट करता है। हाँ तो लेकिन उसमें किसकी पहली डेट देखोगे, क्लेम की कि एप्लीकेशन की? नहीं सर, क्लेम की होगी सर, क्लेम सर की। क्लेम हाँ, देखेंगे क्योंकि उससे ही तो हम लोग कर रहे हैं। अगर पब्लिकेशन बाद में होगा ना सर, तो प्रायोरिटी डेट का रेफरेंस क्लेम की प्रायोरिटी डेट से रेफर किया जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अगर पब्लिकेशन पहले हो गया, फिर ये देखा जाएगा कि एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट क्या है। समझ पा रहे हैं सर? यस सर, यस। हाँ, तो ये एंटिसिपेट कब करेगा? अगर इसके क्लेम की प्रायोरिटी डेट हमारे क्लेम की प्रायोरिटी डेट से पहले हो। तो सर पहले यहाँ ही। पर यहाँ पर तो वैसे पेटेंट एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट भी चेक की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की ही बात कर रहा है ये, प्रोविजन की बात ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। यस तो सर। एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट को भी रेफर किया जा सकता है, क्योंकि वो सेम ही होगी फिर। चलिए, तो ऑप्शन सी क्या कहता है गौरव सर, पढ़िए। Creating document C as proclaim under the Indian law if its priority date predates Raghav. तो ये क्या कहता है सर, ऑप्शन सही है कि गलत है? ऑप्शन क्या कह रहा है सर, वो एक्सप्लेन कीजिए पहले। सर ये हम्म। डॉक्यूमेंट सी की बात कर रहा है। as जो पहले क्लेम इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डेट जो राघव के प्रायोरिटी डेट तो सर प्रायोरिटी डेट जो है राघव के उससे पहले पहले आ रही है। हम्म। तो तो ऐसे में ये ऑप्शन सही है कि गलत है सर? सर इसमें तो मैं कंफ्यूज हूँ। चलिए, कौन करेगा गौरव सर की कंफ्यूजन को दूर? कोई नहीं करना चाहेगा? कोई तो कर दीजिए। गंगा सर, प्रदीप सर, आप करेंगे सर? हाँ सर। जी। ऑप्शन 4 कैसे सही है सर? सर अगर ये सेक्शन 13 में आता है, अगर कोई भी केस है जिसमें एंटिसिपेट करेगा वो आर्टिकल जिसकी प्रायोरिटी डेट हमसे पहले रहेगी मेरे पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, बट अगर उसका पब्लिकेशन मेरे से बाद भी हुआ है, बट हम्म। कंडीशन ये होनी चाहिए वो एप्लीकेशन इंडियन ही होनी चाहिए, इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, देन इन दैट केस इट कैन बी कंसिडर एज अ एंटिसिपेशन, और उस डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपरली एग्जामिनेशन में यूटिलाइज होगा फॉर एंटिसिपेशन पर्पस। बिल्कुल सही बात। चलो, इसको सर एक टाइमलाइन से समझते हैं सर, ठीक है? टाइमलाइन से समझेंगे ना तो और इजी लगेगा। मान लीजिए एप्लीकेशन फाइल हुई 12 फरवरी 2024 को। बाकी वेल्डन सर, हाँ, वेल्डन, आप सेक्शन 13 पकड़ लिए प्रदीप सर। अब गौरव सर, यस सर। मान लीजिए कि एप्लीकेशन 1 है जो कि 12 फरवरी 2024 को फाइल हुई। ठीक है सर?
और इसमें ये फाइल हुई प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ। अब इस एप्लीकेशन में इसमें क्लेम 1 था और एक क्लेम 2 था, ठीक है सर। यस सर। अब ये एप्लीकेशन में फिर एक 10 सितंबर 2024 को एक प्रोविजनल 2 फाइल हुई जिसमें क्लेम 3 था, क्लेम 4 था, यस सर। और 18 महीने के बाद ये पब्लिश हो जाएगी। यस सर। इसके 18 महीने कब पूरे होंगे सर? डेट बता दीजिए। तो वो तो फर्स्ट से देखेंगे ना, 12/8/25। बहुत बढ़िया सर। ये एप्लीकेशन अब क्या हो गई? पब्लिश हो गई। मतलब यस वो सर। मान लीजिएगा कि 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल हो चुका है ना, वो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। यस सर। अब मान लीजिए एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 2, जो कि फाइल हुई 15 मार्च 2024 को, यस सर। और वो प्रोविजनल से फाइल हुई, यस सर। और उसमें क्लेम 3 और क्लेम 4 हैं। यस सर। अब इसका पब्लिकेशन भी 18 महीने पे हुआ सर, तो इसका कब होगा? इसका होगा 15/9/25। हाँ, तो मतलब इसका पब्लिकेशन इससे पहले है, ये आफ्टर है। इसका पब्लिकेशन इसके बाद हुआ है ना सर। यस सर। लेकिन इसमें जो क्लेम है यस। उसकी प्रायोरिटी डेट इसके क्लेम की प्रायोरिटी डेट से पहले है, तो ये इसको एंटीसिपेट करेगा। यस सर। ये क्लियर हुआ सर? यस सर। तो अब ये ऑप्शन समझ में आया सर, ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? हाँ सर। चल, तो एक बार रिपीट कर दीजिए सर, ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, और एक्सप्लेन कर दीजिए ऑन द बेसिस जो कॉन्टेक्स्ट अभी हमने समझा। हाँ सर, ट्रीटिंग डॉक्यूमेंट सी एज ए प्रोर क्लेम under the Indian law if it is its priority date predates राघव। सर वो कह रहा है कि अगर सी डॉक्यूमेंट की priority date राघव के उससे पहले है। हम्म, तब वो एंटिसिपेट करेगा। यस सर। बढ़िया। चल, अब आते हैं ऑप्शन 5 पे। Any report or examination outcome will not constitute a guarantee of validity of the patent. Any report or examination outcome will not constitute a guarantee of validity. क्या कह रहा है सर ये ऑप्शन? सर ये कह रहा है जो एग्जाम उसका एग्जामिनेशन का आउटकम आता है, मतलब विल नॉट कंस्टिट्यूट ए गारंटी, कि वो कोई गारंटी नहीं देता है कि पेटेंट वैलिड है या नहीं है। हम्म, हाँ तो सर ये भी सही है फिर। क्या इसका ऑप्शन का मतलब क्या हुआ सर? सर 5 का हम्म, सर ये कह रहा है कि अगर एफईआर आ जाती है उसका आउटकम का ये गारंटी नहीं है कि पेटेंट की वैलिड विल नॉट कंस्टिट्यूट गारंटी ऑफ वैलिड, पेटेंट की वैलिडिटी की गारंटी नहीं ले रहा है वो तो एफईआर के फिर बाद। सर लेकिन एफआईआर तो दे रहा है ना, तो गारंटी तो होनी चाहिए। अब सर कुछ उसने गलत कर दिया, एफईआर का आउटकम कैसे तो तो उसको उसकी कर देगा गलती है कि ना, तो गलती है उसकी, फिर सरकारी गलती है वो तो। आपको सर, आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आपको कोई आपके बॉस ने काम दिया, आपने गलत कर दिया, तो उसमें किसकी गलती है? आपके क्लाइंट की या आपकी? सर अगर हमने करा तो हमारी गलती है।
है ना? तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। मोनिका मैम एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे इसका? हेलो, चले गए क्या? मोनिका मैम चले गए। गंगा सर, आप दे पाएंगे सर? हाँ सर, क्योंकि एफईआर में ऑब्जेक्शंस भी आते हैं और उसको अगर मीट नहीं करते हैं तो पेटेंट में मतलब अबेंडन भी कर दिया जा सकता है, तो कोई गारंटी नहीं पेटेंट के ग्रांट। नहीं, ये मीनिंग नहीं है सर उसका। सारिका मैम आ गए, वो देंगे जवाब आप। साक्षी मैम आप देंगे? नहीं सर, सर मेरा भी सेम रीजनिंग है जैसा गंगाधर सर का। प्रदीप सर? सर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, एनी रिपोर्ट और एग्जामिनेशन आउटकम ट्रीट इट एज अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, first exam publication or on receiving the first examination report does not guarantee that the patent is valid or it is as per the act. So that means it is that statement is correct. नहीं, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इसमें इस एग्जामिनेशन की वैलिडिटी का क्या मतलब है? Guarantee of validity of patent. It's हाँ so patent is valid on the ground of its it सर, has आपको ग्रांट हो गया, चलो, okay. तब क्या एक गारंटी देगा? No, क्यों? ग्रांट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट सर एग्जामिनेशन। ग्रांट हो गया, आपको ग्रांट मिल गई, तब तो ये गारंटी देगा ना वैलिडिटी की, तभी तो ग्रांट सर देगा आपको। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन की तो सर आ सकते हैं। हाँ, अब आप समझे सर? ओके, आपको अगर ग्रांट मिल गई है ना, तो भी वो वैलिड नहीं मानी, गारंटी नहीं है। कि जो आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो सरकार ने पेटेंट का ग्रांट दिया है, तो आप कैसे इसको हटा सकते हो? कि ये तो इसका एग्जामिनेशन तो खुद आपके या बंदे ने, आपके ऑफिसर ने किया है। तो जो गौर पेटेंट ऑफिस जो एग्जामिनेशन करता है ना, दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ गारंटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ द पेटेंट। कि कल को भी उसके ऊपर कोई ना कोई प्रायर आर्ट क्लेम आ सकता है आफ्टर ग्रांट भी। समझ पाए प्रदीप सर? या अंडरस्टूड सर सर। जी, रिवोकेशन के लिए भी जा सकता है आफ्टर हाँ ग्रांट, वही तो ग्रांट। गारंटी नहीं दे रहा है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रांट हो गया तो आप ये बोलेंगे कि सर आपने तो एग्जामिनेशन करके ही तो ग्रांट दी है, तो आप कैसे इसको रिवोक कर सकते हो? नहीं। क्लियर हुआ सर? अगर ये पॉइंट समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, जिसको नहीं समझ में आया। प्रदीप सर का थम्स अप आया, सारिका मैम का थम्स अप तो ठीक है, साक्षी मैम, गौरव सर का थम्स अप आ गया, साक्षी मैम, गंगा सर, रूबी मैम, ओके, कृतिका मैम, चलिए क्लियर हुआ सर ये पॉइंट अच्छे से? कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि आपको गारंटी नहीं है, ग्रांट के बाद भी आपके ऊपर रिवोकेशन का क्लेम आ सकता है। तो ये लाइन हालांकि सही है, बट एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर पता हो। जी साक्षी मैम? हेलो, सर कितना टाइम स्पेंड करना है ऐसे क्वेश्चन पर? अभी तो मैम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं। और नहीं सर, पेपर की मतलब जैसे पेपर में आया है तो उसमें बहुत टाइम लगा था, मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। तो सर मैम वैसे 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको दिमाग में रखना है कि दान में देने ही है। तो 3 3 मार्क्स वाले देंगे तो सर तो वो आपको स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम अपन। डोंट वरी मैम, अभी
टाइमिंग को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अब हम, है ना। टाइमिंग को बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए अभी हम टाइम लगा सकते हैं इसलिए लगा रहे हैं, ताकि हमें वहां पर टाइम ना लगाना पड़े। क्लियर है मैम? अभी यहाँ पर जो हम टाइम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि वहां पर ना लगाना पड़े, जी सर। है ना। इसीलिए सारे पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो फिफ्थ हो गया क्लियर। तो हमारा ऑप्शन 4 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। तो आप गौरव सर इसको कंक्लूड कर दिए, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आएंगे? सर इसमें एक ए आएगा और 3 वाला आएगा नहीं सर, सी आएगा। डी आएगा इस सर? नहीं सर, 3 आ रहा है ना इसमें। ठीक, तो आंसर आ गया ए एंड सी। चलिए, तो आज हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अभी 11 बजने वाले हैं, तो अब इसको हम सेशन को यहीं रोकते हैं, ठीक है। सर बाकी क्वेश्चन शुरू वाले हो गए क्या सब? नहीं नहीं सर, 41 से स्टार्ट किए। पार्ट सी ही डिस्कस किया जा रहा है अभी। बाकी का पार्ट आपको, जो ग्रुपिंग हमने की थी, ये ग्रुप में डिस्कस करना है कैसे। आपका जो क्वेश्चन गलत है, अब जो जिसका सही है आप उससे डिस्कस कीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है, तो आपने किस तरह से इसको ऑप्शन को चूज किया। नहीं सर, मुझे लगता है कि पेपर का सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो डिस्कस हो सभी का तो जितने सर ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे सर, सभी का दिमाग अलग अलग चलता है। ठीक। सर चलता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। अभी क्या हो रहा है सर? नहीं सर, अगर यहाँ पर ही डिस्कस हो जाए तो कुछ पूरा सर देखिए, पेपर। वो आपकी बात ठीक है, वो हम कर सकते हैं, बट ये टास्क के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू हैव अ डिस्कशन इन बिटवीन यू पीपल। आप लोग एक बार साथ में डिस्कशन कीजिए। देखिए सर, उससे घबराइए मत कि मेरे साथ डिस्कशन नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। देखिए, सबके पास सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आपको बस ये देखिए कि आपका जो क्वेश्चन गलत है वो किसका सही है, उससे एक बार कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा सर जिसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, फिर मैं जरूर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट पहले जो 40 क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी, वो आपको आपस में डिस्कस करनी है सर। ओके। और ये एक्टिविटी कीजिए, छोड़िएगा मत इसको। इसका बेनिफिट आपको, जब आप ये डिस्कशन करेंगे ना, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, किसी ने अभी तक किया है क्या ऐसा कोई डिस्कशन कि मेरा जो क्वेश्चन गलत था वो दूसरे का सही है, मैंने उससे पूछा जाकर कि आपका ये सही क्यों है? कोई भी, किसी ने भी, साक्षी मैम, मोनिका मैम, रूबी मैम, प्रदीप सर, किसी ने भी डिस्कस किया हो? कोई नहीं है। नहीं सर, सर वही कल ही सर स्टार्ट किया था वो 41 से। उसमें भी सर कोई इनपुट ही नहीं दे रहा था सर। बस हम और मोनिका मैम डिस्कस कर रहे थे। नहीं, आप वो जो है ना, वो ग्रुप एक्टिविटी जो आपने रिवीजन सेशन में की वो मत ढूंढिए। आप ग्रुप है ना, ग्रुप में सबकी आंसर की को पोस्ट करवाया गया है। आंसर शीट जो भी सही थी, चेक करने के बाद सबने ग्रुप में ही पोस्ट की है। आप सबकी आंसर शीट को चेक करो और देखो कि किसका सही है उसमें। उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करो ना आप। ठीक है। समझ पा रहे हैं मैम? जी। ऐसे डिस्कशन कीजिए। देखिए ऐसे यहाँ मैं देखिए, या तो फिर मैं इसका फीडबैक लेना स्टार्ट करूंगा, है ना। जिसके जो क्वेश्चन गलत है वो आंसर सही करके लाए, या तो मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कशन अगर नहीं होगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा उसका। अगर आप चाहते हैं उसका बेनिफिट आपको मिले तो वो डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। देखिए, अब मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे तो ठीक है, चलेगा वो। बट जो बेनिफिट मैं चाह रहा हूँ कि आप डिस्कस करने से आपको मिलेगा, वो मिलेगा, बट डिस्कस करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल रहा है, किसी और का नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए कि आपसे अगर कोई पूछने आएगा कि आपका ये आंसर सही है, मेरा गलत है, तो आप क्या करेंगे उसको?
बताइए, कोई तो बताइए। साक्षी मैम, कोई आंसर ही नहीं। बताएंगे कि क्या सही है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, रीजन बताएंगे मैंने क्या सही किया। आप एक्सप्लेन करेंगे ना उसको? जी सर। जी तो सर, फिर हेलो। तो आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा ही लगे। है ना, आपकी क्लियर एक्सप्लेनेशन पे बेटर कॉन्सेप्ट। होगा। देखिए, जब सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो आपकी ही एक्सप्लेनेशन बेटर होगी, आपकी ही अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। होगी कि नहीं होगी? जी सर। जो एक्सप्लेनेशन या जो आंसर आप सेशन में कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वहां पर बेटर वे में? आप बेसिकली मेरी जगह पे बैठकर आप ये काम करोगे फिर। तो इसलिए कांटेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए, वो बहुत जरूरी है। ग्रुप में बैठने की कोशिश मत कीजिए। जिसका जिससे जो आंसर मैच हो रहा है उसको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए, 1-to-1 डिस्कशन भी कीजिए। और देखिए, मैं ये पहले भी बोलना था, अपने आप को ग्रुप तक रेस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। जो मैंने 3-3 लोगों के ग्रुप बनाए थे, आपको जिसका जहां पर जो सही दिख रहा आप उसको पकड़ो। अभी जैसे कल मैंने कीर्ति मैम की ग्रुप में आंसर शीट पोस्ट किया पेपर 1 की, आप देखेंगे तो उनका जो मार्क्स है 67 मार्क्स हैं। अब आप देखिए उनके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और आपके गलत हैं। आप जाके बातचीत कीजिए उनसे। चलो, ठीक है। साक्षी मैम, आपके कौन कौन से क्वेश्चन पेपर 1 के गलत हैं? चलो मैं निकालता हूँ शीट सबकी। मोस्ट मोस्टली तो लास्ट वाले थे, बट बीच बीच के भी थे गलत। तो वो फीडबैक लिया आपने? नहीं सर। क्यों? कीजिए मैम, इसको स्टार्ट कीजिए, है ना, सभी लोग डिस्कस कीजिए। जी सर। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए आप जब करेंगे ना तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सभी लोग ये बोल रहे थे ना कि सर हम ड्राफ्टिंग, हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, 1.5 घंटा 3 घंटा कैसे लिखेंगे? सबके मन में डाउट था कि नहीं था? किसके मन में डाउट नहीं था वो थम्स अप दे मुझे। मतलब सबके मन में डाउट था, किसी का भी थम्स अप नहीं आया मेरे पास कि हम 3 घंटा पेपर कैसे लिखेंगे, केस स्टडी को कैसे लिखेंगे, 10 पेज की ड्राफ्टिंग कैसे लिखेंगे। ये डाउट था कि नहीं था सबके मन में? अगर था तो थम्स अप दीजिए, चलिए, या हैंड रेस कीजिए। मेरा ही थम्स अप आ रहा है, गंगा सर का थम्स अप आया, प्रदीप सर का आया, रूबी मैम, गौरव सर, बाकी सब लोग। लेकिन अब क्या वो डाउट है मन में कि हम 10 पेज की ड्राफ्टिंग कैसे लिखेंगे या पेपर 2 कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ओपन करिए माइक, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ओपन करके बातचीत कीजिए। अभी स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ, चलो मैं। नहीं सर, सर नहीं है प्रॉब्लम। अब एक दो कैसे आया पेपर और मैम? देंगे तो सर। सर लिख के एंड पेपर दे के। कर क्या है ना, अब आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? चलिए, अब मैं ना फीडबैक लेना स्टार्ट करूंगा। जिसका जो आंसर गलत है उनका डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए करते हैं, मिलते हैं कल रात 9:30 बजे वापस से, और पहले रिवीजन फिर पेपर 1 का डिस्कशन। देखिए, अगर किसी को नहीं भी डिस्कस हो पा रहा है तो सारिका मैम से कांटेक्ट कर लो आप, बट डिस्कशन तो करिए, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। जब आपने बोला ना मैम कि इस ऐसे क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगाना है, क्वेश्चन तो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं बट स्पीड बढ़ानी है। स्पीड नहीं बढ़ेगी, विदाउट डिस्कशन नहीं बढ़ेगी। सर पेपर तो इतना ही बड़ा आता है जितना आपने बनाया है।
इतना टाइम तो सर 3 घंटे से इसमें ज्यादा ही लग रहा है। स्पीड तो सर बढ़ानी पड़ेगी। सर 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, पेपर 1। हाँ सर, लेकिन सर अभी तो 3 घंटे लग रहे हैं पूरे। फिर विदाउट डिस्कशन सर होगा मेरा क्या स्पीड? सर मेरा पेपर 1 तो टाइमली 1-2 क्वेश्चन को छोड़ा था मैंने, जो जैसे ये वाला क्वेश्चन था एक जो था, और 1-2 और मतलब एक आध और छोड़े थे, बट बाकी मेरा सर टाइमली हो गया था पेपर 1। बट वो चॉइस ऑफ क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। मैम एक्यूरेसी विद स्पीड। यस सर। सर हाफ सर 45 मिनट मतलब 1 घंटा 15 मिनट्स तो पेपर सॉल्व करने में, फिर उसके बाद 45 मिनट्स तो रखते ही हैं सर, पहले मार्क कर लेते हैं फिर दोबारा बचे हुए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना सर ही अगर पड़ेगा। पेपर 1 को पार्ट सी से स्टार्ट करें तो वो सही रहेगा। वो आपकी चॉइस है सर, कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट पेपर और पार्ट ए को कीजिए, क्योंकि पार्ट ए में सबसे पहली बात तो सर 2 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शन एक ही चूज करना है। नहीं सर, वहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट सी तक पहुंचते पहुंचते दिमाग खराब हो जाता है, लाइन इतनी लंबी रहती है, ये पता नहीं रहता कि सिर्फ थर्ड लाइन में क्या कह रहा था और उससे बाद में क्या कह रहा था। सर वो तो फिर पार्ट ए के लिए भी वही होगा, पार्ट सी को खत्म करने के बाद आप वैसे भी फिर माइंड से थके हुए फील करोगे, हाँ सही है सर। वो तो वैसे भी करोगे सर आप। हाँ सर, पार्ट सी लेंथी आता है, और मतलब ये सेम टाइप के लगभग इतने बड़े तो क्वेश्चन आएंगे, आते ही हैं जितने इस पेपर में दिए थे आप। सर उसका एक ही पेपर 1 के लिए तो एक ही ऑप्शन है सर, प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और डिस्कशन आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप से नहीं करेंगे तो मैं बिठा के करवाऊंगा फिर ये काम, और वो भी कैसे करना वो मुझे पता, बट वो मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि उसका बेनिफिट आप उसके बाद ही समझ पाएंगे कि क्या होगा। सारिका मैम, जी सर। लास्ट टाइम हमने जब ये एक्टिविटी की थी तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? हम्म, ग्रुप डिस्कशंस, मतलब जो 2-2 3-3 लोगों के जो ग्रुप्स थे, उसमें जो डिस्कशंस थे हाँ उसका सर, क्या लेडीज का बेनिफिट एक था? ग्रुप बनाया था। हाँ, तो वो हाँ। डेली रिवीजन होता था, तो उसमें क्या हुआ कि सब लेडीज जितने भी थे उनके पूरे सेक्शन के नेम, रूल्स और टाइमलाइन पूरे हम्म बाहर हुए थे, 1 to 163 हम्म पूरे, क्योंकि रोज डेली वही करते थे, तो केस स्टडी में भी लिखने के लिए अच्छा रहता है ना कि सेक्शन पूछा है अंडर रूल, तो एक्सप्लेनेशन तो हम दे सकते हैं, लेकिन मेन तो हमारा सेक्शन रूल्स एंड टाइमलाइन है, तो वो हम्म। बाहर हो जाता है। तो जितना डिस्कशन आप साथ में करेंगे आपको उतनी चीजें बाय हार्ट होती चली जाएंगी। ये लाइव एग्जांपल है हमारे पास। आप अगर चाहें तो हमारे पिछले साल के चैनल जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके लास्ट के सेशन में देखेंगे, हर कैंडिडेट 1 to 163 सेक्शन बाय हार्ट मुंह जुबानी लगातार एक 1 गो में कंप्लीट किया है। क्यों? ग्रुप डिस्कशंस के कारण। तो उसको डिस्कस कीजिए और अपने आंसर्स को निकालिए, बेनिफिट होगा। चलिए ज्यादा डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, कल मिलते हैं 9:30 बजे विद रिवीजन एंड पेपर 1 डिस्कशन। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट सर।